चलो मार्जिनल कॉस्टिंग पे आ जाओ। बजटरी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी का? चलो आ जाओ मार्जिनल। किया जाए तब तो रहेगा, किया जाए तब तो है। हो गया, सारा हो गया। चलो इस संडे को टेस्ट रखते हैं। प्रोसेस एंड बजटरी आएगा 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 आएगा। प्रोसेस एंड बजटरी। प्रोसेस एंड बजटरी का रहेगा टेस्ट, ध्यान रखना। और टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग आप लोग का 9 बजे से रख दूं? 9 से आपका 10:30 रहेगा। 10:30, 9 से 10:30। प्रोसेस एंड बजटरी। नेक्स्ट चलो आ जाओ यहाँ पे फटाफट। मार्जिनल कॉस्टिंग ढंग से करो। मार्जिनल कॉस्टिंग आपका 8 से 12 नंबर है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज नथिंग, इट इज अ टेक्निक विच इज यूज फॉर टेकिंग द डिसीजन मेकिंग। मतलब अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग जो भी हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे वो केवल और केवल किस पर्पज से यूज किया जाएगा? फॉर टेकिंग द डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेनेवर डिसीजन इज टेकन, जब भी हम डिसीजन लेने जाएंगे तो अपनी कॉस्ट को हम बिहेवियर बेसिस पे क्या करेंगे? क्लासिफाइड करेंगे। बिहेवियर बेसिस में कॉस्ट को क्लासिफाई करने का मतलब यू हैव टू शो, यू हैव टू रिप्रेजेंट योर टोटल कॉस्ट। आप अपने टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल में, फिक्स्ड में और सेमी वेरिएबल में। वेरिएबल कॉस्ट हमारा वो कॉस्ट है जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। और फिक्स्ड कॉस्ट हमारा वो है जो हमारे क्या होंगे? यूनिट चेंज हो या ना हो लेकिन उसका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है और हमारी कॉस्ट वो आनी ही आनी है, जिसकी वजह से फिक्स्ड कॉस्ट हमारे लिए क्या बन जाता है? डिसीजन मेकिंग में इररिलेवेंट बन जाता है। और वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बन जाता है? हमारा रिलेवेंट बन जाता है फॉर टेकिंग डिसीजंस। सेमी वेरिएबल जब भी आपको दिखाई देगा तो यू हैव टू सेग्रीगेट द सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एज वेल एज क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसको कैसे हम बाइफरकेट करेंगे? देयर आर 5 टेक्निक या देयर आर 5 मेथड्स फॉर सेग्रीगेटिंग द सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। द फर्स्ट इज हाई लो पॉइंट, वॉल्यूम रिलेटेड, इक्वेशन मेथड एंड एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड एंड इक्वेशन इज द गुड मेथड बोल सकते हैं, जिसमें हम कभी भी गलतियां नहीं कर सकते हैं। बट आप 90% केस में यूज करेंगे हाई लो या फिर क्या यूज करेंगे? वॉल्यूम रिलेटेड। इक्वेशन मेथड तब यूज करना है जब फिक्स्ड कॉस्ट एक कैपेसिटी के बाद क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है। तो ध्यान में रखते हुए फिर इक्वेशन को यूज करेंगे। यहां पे आ जाओ। पॉइंट नंबर थर्ड बना। पॉइंट नंबर थर्ड, वेन एवर पॉइंट नंबर थर्ड लिखना शुरू करेंगे। whenever decision are taken whenever decision are taken for cost whenever decision are taken for cost, then the variable cost will always be considered cost per unit. Variable cost will always be considered cost per unit. Whenever decisions are taken for cost के लिए अगर डिसीजन लेने जा रहे हैं, then variable cost will always be considered cost per unit. If cost per unit is given not given if cost per unit is not given, then calculate cost per unit. एंड थर्ड में सब पॉइंट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज बी कंसिडर इन टोटल इन टोटल इन टोटल। if total fixed cost is not given if total fixed cost is not given, then calculate क्या? total fixed cost. Then calculate total fixed cost. If total fixed cost is not given, then calculate total fixed cost.
अच्छा, ये डिसीजन किसके बारे में बता रहे हैं? अगर कॉस्ट के रिस्पेक्ट में डिसीजन लेना है तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या कंसीडर करना है? कॉस्ट पर यूनिट। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कंसीडर करना है तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा किस में कंसीडर करना है? टोटल में। और फिक्स्ड कॉस्ट अगर टोटल में नहीं दिया तो टोटल में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया तो किस में कंप्यूट करना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट में। यहां पे जो पॉइंट नंबर 4, मेन पॉइंट 4। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, हो गया। मेन पॉइंट 4 पे आज क्या कर रहे हो अभी तक? चलो हो गया देवी जी, अभी तक क्या कर रहे हो? इफ चलो पॉइंट नंबर 4 पे आओ। पॉइंट नंबर 4 देखो यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो टेक्निक। Marginal costing is also technique. Absorption costing is also technique. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। सीएमए वाले क्या कर सकते हैं? एक्टिविटी बेस्ड को छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज कंसीडर करना है कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें से एक क्वेश्चन 100% रहेगा सीएमए वालों का। ये पॉइंट से, पॉइंट नंबर 4 से 100% रहेगा ही रहेगा। इस बार भी था, ऐसा नहीं। दो सब्जेक्ट में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, compute total cost for product, and total cost of product include variable as well as क्या? Fixed. क्या मस्त चार्ट है, यहाँ पे आ जाओ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। थियरी जितना लिख रहे हैं उतना ही करना है, उससे न तो कम न तो ज्यादा। चलो अच्छा, भारी चैप्टर है ये, आना ही आना है। Compute total cost for product, and total cost of product include variable as well as fixed. हाँ सारे ओवरहेड पढ़ा है। रिकवरी रेट को किस किस नाम से जानते हैं? रिकवर्ड, एब्जॉर्ब्ड, ये क्या होना चाहिए? अप्लाइड, चार्ज्ड, प्रीडिटरमाइंड और एलोकेटेड। Under absorption costing, cost is considered on recovered, absorbed, applied, charged, predetermined or allocated.
इधर भी कर लो, इधर करो, इधर करो, इधर हो गया ये, इधर भी करो। कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड वेरिएबल एज वेल एज क्या फिक्स्ड। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। include 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 variable as well as fixed, but on the basis of activity used in production activity। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में लिखेंगे कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, बट ओनली वेरिएबल कॉस्ट। पहला पॉइंट हुआ, दूसरा नहीं लिख लिया, पहले पॉइंट लिखो आप सब। एंड अदर कॉस्ट। मार्जिन लिखो, पहले इतना समझना फिर आगे लिखो, बट ओनली वेरिएबल कॉस्ट। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट इज कंसिडर ऑन एक्चुअल बेसिस। हो गया, यहां पे पहले इतना समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तीन तरह की टेक्निक है, एब्जॉर्प्शन, एक्टिविटी बेस और मार्जिनल आपके कोर्स में। चौथा स्टैंडर्ड कॉस्ट, चार के अलावा पांचवा नहीं मिलेगा, ठीक, मिल जाएगा तो मेल कर देना। अब बताना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को अगर फाइंड आउट करने जाएंगे हम क्या क्या कंसीडर करेंगे। यू हैव टू कंसीडर वेरिएबल एज वेल एज क्या फिक्स्ड। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल भी कंसीडर करना है और आपको क्या करना है फिक्स्ड भी। अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज करो मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, प्रोडक्ट जेड, इसमें वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख लग रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 लाख लग रहा है, तो बताना जेड की टोटल कॉस्ट कितनी, 2,50,000। दिस टेक्निक इज अ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब सुनो, एक्टिविटी बेस कहता है कि अगर मान के चलो मैं क्या बना रहा हूं, जेड बना रहा हूं, जेड में क्या है, वेरिएबल भी है और क्या है, फिक्स्ड भी है। अब जेड के साथ जेड भी बना रहा हूं और मैं मान के चलो ए भी बना रहा हूं, उसमें भी वेरिएबल और फिक्स्ड। अब जेड को बनाने में सेटअप कॉस्ट आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है, लेकिन ए को बनाने में केवल सेटअप आता है, ऑर्डरिंग नहीं आता है। अब बताना अगर वेरिएबल कॉस्ट टोटल मेरे पास 1 लाख रुपए इनकर्ड हो रहा है और वो किसका हो रहा है, सेटअप का हो रहा है, तो बताना ये वेरिएबल जेड और ए के लिए दोनों के लिए कॉस्ट हो जाएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट में 50,000 इनकर्ड कर रहा हूं, तो बताना क्या ये 50,000 जेड और ए में बाइफरकेट होगा, नहीं, ये केवल किसका होगा, जेड का हो जाएगा। फर्क क्या आया, एब्जॉर्प्शन जो ट्रेडिशनल है उसमें हमें ये नहीं देखना है सेटअप है कि ऑर्डर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, हम केवल ये देखते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, टोटल कितनी, 1.5 लाख, बस खत्म हो गया। लेकिन यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि वेरिएबल में कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी किया है हमने, तो एक्टिविटी वाइज हमें क्या करना है, कॉस्ट को कंसीडर करना है। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट केवल कौन सी कॉस्ट कंसीडर करेंगे, वेरिएबल। अगर मैं प्रोडक्ट जेड बना रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट आ रही 1 लाख और फिक्स्ड आ रही 1.5 लाख, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जेड, 1 लाख। इग्नोर क्या, फिक्स्ड कॉस्ट,
फिक्स्ड कॉस्ट बिकम पीरियड कॉस्ट, नॉट प्रोडक्शन कॉस्ट, अंडर द क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग. बट अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट बिकम प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉट पीरियड कॉस्ट. ये दोनों में डिफरेंस समझना है. तो जब एक्टिविटी में तो हमारा क्या है, वो प्रोडक्शन ही है. यहाँ पे वेरिएबल एज वेल एज क्या, फिक्स्ड. लेकिन साथ में एक चीज और कंसीडर करना है, एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी किस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो भी कंसीडर करना. यहां पे एक्टिविटी देखना ही नहीं है. नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 2. यहां पे पॉइंट नंबर 2, अंडर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्ट इज कंसीडर ऑन रिकवर्ड एब्जॉर्प्शन अप्लाइड चार्ज प्री डिटरमाइंड एंड एलोकेटेड बेसिस. और मार्जिनल में अंडर मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट इज कंसीडर ऑन एक्चुअल बेसिस. समझ में ये चीज है. नेक्स्ट, absorption costing technique is applicable very beginning of the year for current year, and marginal costing technique is applicable for next year decision on the basis of current year actual. समझ में चीजें. ये पॉइंट भी लिखो, लिखेंगे. absorption costing technique, absorption costing technique is applicable very beginning of the year for current year, very beginning of the year for current year. Under the marginal costing technique is applicable for next year. Marginal costing technique is applicable for next year decision on the basis of current year actual. Current year actual. चलिए हो गया. अच्छा ये बताना हमें, करंट ईयर एक्चुअल. करंट ईयर एक्चुअल मतलब हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक नेक्स्ट ईयर के लिए लेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा, करंट ईयर का एक्चुअल जो है कॉस्ट, उसके बेसिस पे. ये बताना हमें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड. मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, वेरिएबल. अच्छा एक प्रोडक्ट हमने जेड बनाया, जेड को बेचा, बेचा 10 लाख में, जेड को बेचा 10 लाख में. क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में प्रॉफिट सेम आएगा कि डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा. एंड व्हाट विल बी द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन profit of absorption and profit of marginal, fixed cost. And you have to reconcile or not, from absorptions profit till कहां पे पहुंचना है मेरे को, marginal profit, और रीजन क्या रहेगा, fixed cost. समझ में आ रही चीजें. तो नोट में क्या है, a reconciliation is also prepared between absorption costing technique as well as marginal technique. क्लियर हुआ चीजें. बिकॉज क्यों ये रिकंसिलेशन रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इन बोथ टेक्निक प्रॉफिट इज नॉट सेम ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट. क्लियर. चलो लिखो नोट, अ रिकंसिलेशन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड. यही तो क्वेश्चन आने वाला है, रिकंसिलेशन ही आने वाला है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का. वैसे पूछेंगे नहीं, क्लरिकल वाले क्वेश्चन होते नहीं पूछेंगे. सीएमए वाले नहीं पूछेंगे, सीएमए वाले पूछते हैं पेपर नंबर पता है कहां पे, 19 फाइनल में, फाइनल में. फाइनल में तो 4 पेपर कॉस्ट पढ़ना पड़ता है बच्चा. ग्रुप 2 में तो 2 अकेला खड़ा है कॉस्ट.
इंटर में पढ़ा देते हैं 3 पेपर, तो छोड़ यहाँ पे ना। चलो, a reconciliation is also prepared between absorption costing technique as well as marginal costing technique। देखो अभी हम डिसीजन मेकिंग की तरफ गए ही नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चर मार्जिन कॉस्टिंग। मस्त मस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लिख लेने। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिन कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स है 10 लाख रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट है 15 लाख, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट। कंप्यूट करिए कॉस्ट ऑफ गुड्स। चलिए फटाफट देखते हैं किसका आंसर आता है, बहुत आसान है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, 10 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख, फिक्स कॉस्ट 15 लाख, नंबर ऑफ यूनिट 1 लाख। हो गया। वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख अंडर एब्जॉर्प्शन और मार्जिन। प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर लिख के करो। और बताओ, मारपीट शुरू हो जाता है। कॉलमनर फॉर्म में बना लो और करो स्टार्ट। उस चलो बिल्कुल सही जवाब। चलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा 10 लाख, फिक्स कॉस्ट 15 25, यहाँ पे केवल क्या लेंगे मार्जिनल, और कितना आ गया 10 लाख, और नंबर ऑफ यूनिट 1 लाख। 1 लाख डिवाइड कर दिया तो 25 पर यूनिट, और यहाँ पे कितना होंगे 10 रुपए पर यूनिट। यहाँ तक क्लियर? लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। किसी को डाउट? Calculate cost of finished goods for 25,000 units on the basis of following information under one absorption costing and marginal costing। डायरेक्ट मटेरियल दिया है 1 लाख, डायरेक्ट लेबर है 2.5 लाख, इनडायरेक्ट मटेरियल है 1,50,000, इनडायरेक्ट लेबर है 2 लाख, रेंट है 5 लाख रुपए पर एनम, डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए पर एनम, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस है 60,000। आपको बताना है 25,000 यूनिट की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कितनी कॉस्ट आएगी और मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कितनी आएगी। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स फॉर 25,000 यूनिट्स, फटाफट बताइए, बताना। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स फॉर कितने यूनिट के लिए 25। आपने प्रोडक्शन कितना किया टोटल 60,000, और 60,000 बनाने में ये कॉस्ट आई। डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख, डायरेक्ट लेबर है 250, इनडायरेक्ट मटेरियल 1.5 लाख, इनडायरेक्ट लेबर है 2 लाख, रेंट है 5 लाख और डेप्रिसिएशन है 3 लाख, 250। तो 25,000 की कॉस्ट कितनी आएगी?
पता ना अंजलि हो गया। गीतांजलि, नैन्सी हो गया, पूजा हो गया। नहीं सर, कर रहे हैं। कर रहा हूँ। पच्चीस हजार यूनिट की कॉस्ट बताइए। 56 पर यूनिट में 25,000 की कॉस्ट चाहिए। चलिए हो गया सबका। बताना अंडर एब्जॉर्प्शन क्या करेंगे हम लोग, फिक्स्ड और वेरिएबल सभी कंसीडर करेंगे, और मार्जिनल में केवल क्या कंसीडर करेंगे, वेरिएबल। अब यहाँ पे आ जाओ, सुनो अब यहाँ पे आ जाओ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 1,00,000, डायरेक्ट लेबर यहाँ पे आ जाओ। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे यहाँ पे, 15,00,000 है अंडर एब्जॉर्प्शन, डिवाइड किया 60,000 से तो कितना रेट आ गया हमारा, 25, 1,00,000 है। और नंबर ऑफ यूनिट कितना बनाया हमने, 25,000। टोटल हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना आ गया 25,000 का, 6,25,000 एब्जॉर्प्शन में। अब यहां पे बताना हमारा कितना आ गया, 7,00,000। इनका है 11.66 कॉस्ट पर यूनिट, और टोटल कितना आ गया, 2,91,500। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस, फिक्स्ड कॉस्ट क्या चीज, अरे ये क्या दिया है, 60,000 यूनिट बनाया है तो हमें पास कितनी आई कॉस्ट पर यूनिट, 25 रुपए, नंबर ऑफ यूनिट 25,000, तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ 25,000 कितना हो गया, 6,25,000। और यहाँ पे एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 11.6 इंटू किया 25, तो 2,91,600। अब इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, प्रोडक्ट तो एक ही, दोनों में डिफरेंस है कि 6,25 और यहाँ पे कितने हैं, 2,91,500। तो जो डिफरेंस है दैट विल बी द बिकॉज ऑफ क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, किस सिस्टम में, किस टेक्निक में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा अभी तक, आ रहा होगा मार्जिनल में, मार्जिनल में आ रहा, इसमें तुम आ नहीं रहे होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। सर उसको नोट कर लें।
चलो हो गया। चलो हाँ बताना, साजिया हो गया, साजिया, पूजा, नैन्सी, गीतांजलि, अंजलि एटसेट्रा। यस सर। यस सर। एटसेट्रा में यस सर। यस सर। चलो बच्चा कौन था? अच्छा शिवम ही बचा था, शिवम प्रतीक्षा। चलो आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाओ, ये बताना। चलो यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे ना लायक, यहाँ पे आ जाओ। ये बताना ये क्यों कराया हमने, ये क्यों कराया? हाथ पैर फूल जाएंगे, क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना है। फलाने फलाने करते रह जाओगे, हाँ निकल जाएगा फलाने फलाने, फिर ये भी होगा कि फलाने वाला गया, फलाने वाला गया, नालायक। यहाँ पे आओ, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स फॉर हाउ मच? 25,000 यूनिट। ये क्या चीज, ये समझ में आ रहा है? अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक है, वही 25,000 की कॉस्ट कितनी है? 6,25,000। अगर हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग है, वही 25,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 2,91,500। अब सुनो सुनो सुनो, इधर 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 चलो, इधर बताना। 25,000 यूनिट हमने क्या किया? सेल कर दिया, सपोज करो 30 रुपए की रेट पे। टोटल सेलिंग प्राइस कितना? 7,50,000। इस 7,50,000 में से अगर मैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करूं, तो बताना 7,50,000, 750, कॉस्ट हमने कितना माइनस कर दिया? 625, और यहां पे कितना माइनस किया? 291,500। अब ये जो कॉस्ट निकल के आ गई 750 में 625 को माइनस किया, 1,25,000। यहां पे जो निकल के आई बताना कितना आ रहा है? 58,500। बताना ये जो प्रॉफिट है, दिस इज द प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है दिस इज द प्रॉफिट। लेकिन ये जो प्रॉफिट है, इसमें कौन सी कॉस्ट है, या फिर कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट के बाद ये जो प्रॉफिट है, इसमें अभी तक फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस नहीं किया गया, तो इसीलिए इसको हम प्रॉफिट नहीं, बल्कि इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन वॉल्यूम। प्रॉफिट ऑन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को बेचने से, क्वांटिटी को बेचने से, और क्वांटिटी की कॉस्ट पे कितनी आई हमारी? 4,58,500। और जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, दैट विल बी नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रीब्यूशंस। द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज नथिंग, ओनली वन थिंग, कि प्रॉफिट में हमारा किसका एडजस्टमेंट हो चुका है? कॉस्ट का। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन में हमने अभी तक कौन सी कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया है? फिक्स्ड कॉस्ट का। मतलब ये वो प्रॉफिट है कि हमें कोई पीरियड कॉस्ट नहीं इनकट करूं तो हमारी तब ये जाके टोटल प्रॉफिट बनेगी, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं बन सकता। वो क्या रहेगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रहेगा। प्रॉफिट ऑन वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी पे प्रॉफिट है, क्वांटिटी पे प्रॉफिट है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्लियर हुई चीज है? नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ। ये एजम्पशन है कि अगर मैंने 25,000 यूनिट को 30 रुपए की रेट से बेच दूं सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेल्स कितना होगा? बताना। 750, और अंडर एब्जॉर्प्शन इस 25,000 की कॉस्ट कितनी आई? 625। तो सेल्स माइनस लागत, तो हमें क्या निकल कर आ गया? प्रॉफिट। और यहां पे बिक्री माइनस लागत, तो क्या निकल कर आ गया? प्रॉफिट। दोनों में अंतर है, ये प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हो चुका है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं है। तो जिस प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं है, उसको हम कभी भी प्रॉफिट नहीं, बल्कि क्या बोलेंगे? उसको कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुई चीजें? चलो अच्छा नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है अब। चलो पॉइंट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है अब, मार्जिनल। चलो स्टार्ट हो रहा है, कोई ये नहीं बोलना कि सर बस अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, अंडर द मार्जिन, नालायक लिखो चुपचाप यहाँ पे। हाँ बस, मतलब ऐसे ऐसे है नालायक, बस हो गया। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ, और की भावनाओं को समझना चाहिए बोलने से पहले। अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग द डिसीजंस आर टेकन on the basis of CVP analysis, लिखा है दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस।
Under the marginal costing, the decisions are taken on the basis of CVP analysis. That is cost, volume, profit analysis. Oh my God. Assumptions, yes. याद करना है, दिमाग में सेट कर लेना है. Whenever CVP analysis technique are used, the following assumptions are considered. Okay. नेक्स्ट डे लिखा गया था फर्जी में, यहाँ पे. Whenever CVP analysis technique are used, then the following assumptions are considered. Point number A, fixed cost remain unchanged or constant for the entire volume of production. Entire volume of production remain unchanged or constant for the entire volume of production. ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, लिखना नहीं है, बस ये लिख के बस बताना है कि पॉइंट कहना क्या चाहता है, और कुछ नहीं करना है. जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है, एक रेट का चेंज हो रहा है कुछ ऐसा कुछ नहीं. मतलब जब भी हम सीबीपी एनालिसिस करेंगे, हो गया सबका, नोट करो, नोट करो, फिर इसको बताते हैं. नहीं, केवल एक पॉइंट, एक एक पॉइंट को समझते चलो. देखो क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट ऑनलाइन वाले बताना. हो गया, केवल ये ए पॉइंट नोट करना. ए पॉइंट केवल नोट Yes. करना. Yes. Sir. यहाँ Yes, sir. बताना क्या कर रहा है. अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग द डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सीवीपी एनालिसिस, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. मतलब जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन लेने जाएंगे तो हमेशा आपको कौन सा एनालिसिस करना पड़ेगा, सीवीपी. मतलब सीवीपी का मतलब कॉस्ट का भी एनालिसिस करना है, वॉल्यूम का भी एनालिसिस करना है, और प्रॉफिट का भी एनालिसिस करना है. And whenever CVP analysis is apply, you have to consider some assumption. The first assumption, whenever fixed cost is considered for that analysis, you have to consider, आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है फॉर इंटायर वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन. मतलब क्या, सपोज करो क्या 2022-23 की बात है. 2022-23 में मैं कह रहा हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी मेरी, 10 लाख. तो 10 लाख का मतलब पूरे 22-23 में 10 लाख आएगा. ये नहीं कि सर 10,000 यूनिट किया तो 10 लाख, 10 के ऊपर गया तो डबल, या उसके ऊपर गया तो और डबल. ये नहीं, पूरी पीरियड में इंटायर वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम बनने वाला होगा उसके रिस्पेक्ट में फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज रहेगा. क्लियर. अगर मैंने पूरे पीरियड में 1 यूनिट बनाया तो भी फिक्स्ड कॉस्ट, अनलिमिटेड बना दिया तो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट. ये assumptions है सीवीपी एनालिसिस का. नेक्स्ट दूसरा, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट. सर दोनों में डिफरेंस ही क्या है, बहुत है डिफरेंस. टोटल की बात कर रहे हैं, यहां पे पर यूनिट रहेगा कांस्टेंट. लिखो, बी पॉइंट भी लिखो. अरे ये लिखा हुआ है बजटरी में. हाँ, इसको हाँ नहीं लेते हैं, लेकिन एनालिसिस कौन सा है. अब जब प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे तब तो कंसीडर करेंगे. और यहाँ पे प्रोडक्ट का एनालिसिस ही नहीं करने जा रहे हैं. हाँ, जब कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट का, तब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगा. जब प्रॉफिट का एनालिसिस करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट भी कंसीडर करेंगे. खत्म, सबसे आसान वही 4 पॉइंट है. कहां पे लिखा था हमने, बजटरी में. मजा तो वहां पे आ गया स्टैंडर्ड में. दुनिया ही अटक गई. चलो यहाँ पे आ जाओ. ठीक कराता हूँ, 1-2 बार और करो वहां तक, फिर देखो आएगा, सारा आएगा. मार्जिनल तो हो जाने दो, तब मजा आएगा उसको भी कराने में, जो अटके हुए हैं.
आपको चल गया होगा ना आज बजटरी कंट्रोल का कौन सा था, ऑपरेटिंग। हाँ, आज आज सब सारा पहुंच जाएगा, ऑपरेटिंग और बजटरी पूरी क्लासेस ऐप पे पहुंच जाएगी। वो भी पहुंचेगा, अकाउंट का भी पहुंच जाएगा। डिडक्शन का लेता हूं मैं, देखता हूं। चलो आ जाओ। वेरिएबल कॉस्ट बताना, एग्जाम्पशन क्या है, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट, फुल नहीं, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। ऑफ आउटपुट इन रेस्पेक्टिव ऑफ क्या रहेगा, लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन अनचेंज्ड। अदर कॉस्ट आर डिपेंड अपॉन नेचर, मतलब वेरिएबल है कि फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल। यहां तक क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट हो जाओ, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। वाओ, ये 4 पॉइंट। विद द हेल्प ऑफ सीवीपी एनालिसिस, पॉइंट नंबर 6। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दिया तो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे, कन्वर्ट करना है। टोटल सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय क्या कर दे, नंबर ऑफ यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट नहीं दिया तो क्वेश्चन छोड़ दें। यू हैव टू टेक द assumptions कि नंबर ऑफ यूनिट जो लेना है ले लो, वही बेस बना के सॉल्व कर दो, कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, विद द हेल्प ऑफ सीवीपी एनालिसिस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर अराइज ड्यूरिंग डिसीजन टेकिंग। ड्यूरिंग डिसीजन टेकिंग, टेकिंग या मेकिंग, बात तो वही है, डिसीजन बनाना, डिसीजन लेना। कुछ मेकिंग कर लो, एम कर लो या टी कर लो, ठीक है। how much sales should be made, how much sales should be made to have no profit or no loss, how much हाँ, शुड सही, शुड स्पेलिंग गलत हो गई, शुड होना चाहिए, should be the sales to earn a desired profit, बस बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। how much should be the sales to earn a desired profit, a desired profit, what will be the effect of change in prices, cost and volume, profit, what will be the effect of change in prices, प्राइस में चेंज कर दूं सेलिंग प्राइस में तो क्या इफेक्ट होगा, कॉस्ट में चेंज कर दूंगा तो क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम में चेंज कर दूंगा तो क्या इफेक्ट होगा प्रॉफिट में। विच प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही पूछते हैं। और लास्ट पॉइंट, शुड बी मैन्युफैक्चर और बाय सम प्रोडक्ट, सेवंथ नहीं लिखना है, बस पहले 6 को समझना है। देखना, देखते हैं कौन जवाब देना शुरू कर। ई तक लिखना है बस। विच प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स इज मोस्ट प्रॉफिटेबल,
and should we manufacture or buy some product? Buy some product. Should we manufacture or buy some product? चाय बनाऊं कि चाय खरीदूं? चाय के साथ कॉफी बनाऊं कि चाय के साथ जूस? यहाँ पे आ जाओ। चलो बस आगे नहीं लिखना है। डी और ई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट सिनारियो फॉर इंटर एग्जामिनेशंस। सुनो ए भाई ए इधर 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 चलो 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 पूजा इधर ध्यान दो। देखो क्या करें, विद द हेल्प ऑफ सीवीपी एनालिसिस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर अराइज ड्यूरिंग डिसीजन टेकिंग ऑब्लिक डिसीजन मेकिंग। ये आपके क्या होते हैं सर? एराइजेस होते हैं। कहां पे एराइजेस होते हैं? क्वेश्चंस माइंड में। पहला, हाउ मच सेल्स शुड बी मेड टू हैव नो प्रॉफिट और नो लॉस। मतलब पहली चीज ये, सर हमें डिसीजन लेना है तो सर हम कितना का माल बेच दें कि मेरे को कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। तो मतलब जहां पे मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाए? कॉस्ट के बराबर। दैट इज द एनालिसिस ऑफ कॉस्ट along with एनालिसिस ऑफ वॉल्यूम। दोनों है इसमें, दोनों एनालिसिस हो गए, कॉस्ट का भी और वॉल्यूम का, कि कितनी लागत है और कितनी वॉल्यूम है और कितनी वॉल्यूम को किस रेट पर बेच दें कि मेरे को कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। यहां तक क्लियर हुई चीजें? हाउ मच शुड बी द सेल्स टू अर्न डिजायर प्रॉफिट। कितना बेचे कि मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो जाए? कोई बात नहीं, जितनी लागत है प्रॉफिट ऐड कर दो, वही सेलिंग प्राइस, डिसीजन खत्म। कितना आसान है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। कहां पे इफेक्ट? प्रॉफिट में। सेलिंग प्राइस को चेंज कर दो तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? ये भी डिसीजन। कॉस्ट को चेंज कर दे तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? ये भी डिसीजन। क्वांटिटी में कोई चेंजेस करते तो हमारी प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? वो भी डिसीजन। और चौथा, विच प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। मैं 3 प्रोडक्ट बेचता हूं, एक्स वाई और जेड, बना के बेचता हूं, और मेरे पास कैपेसिटी रिसोर्सेज स्कार्स लिमिटेड है। मतलब हमारे पास 50,000 रुपए है जिससे प्रोडक्शन करना है, तो बताना एक्स बनाओ कि वाई बनाओ कि जेड बनाओ? मिक्स मिक्स जो हमारा प्रॉफिटेबल मिक्स पेयर ज्यादा है। यू हैव टू टेक द डिसीजन विद द हेल्प ऑफ सीवीपी। या फिर मैं प्रोडक्ट, इसमें ना एक प्रोडक्ट लगता है, एक्स को बनाने के लिए एक हमारा पास सब पार्ट लगते हैं, उस पार्ट को मैं बाहर से खरीदता हूं, और मैं भी बना सकता हूं। तो बनाओ, पार्ट्स को मैं बाहर से खरीदूं कि बना के फिर इसमें लगाऊं? जो प्रॉफिटेबल, बनाना अगर प्रॉफिटेबल है तो बनाओ भाई, अब बाहर से खरीदना है तो बाहर से खरीदो। समझ में आई चीजें? तो यू हैव टू टेक द डिसीजन अंडर सीवीपी एनालिसिस। आगे पॉइंट नंबर 6 देखो, के बाद पॉइंट नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। Whenever CVP analysis is applied, the following factors should also be considered so that the decision are taken. The analysis should be done on the basis of following technique, formula, statement or master chart. Clear which is it? इस पॉइंट नंबर 7 को लिखो, स्टार्ट हो गए। EJ master chart. Whenever CVP analysis is applied, the following factors should also be considered. Formula, decision tree.
प्रॉफिटेबल है कौन सा? अब देखो इस साल हमने 2 प्रोडक्ट बनाया था, अब एक की वजह से मेरे को लॉस आ रही है, तो हम उसको अब आगे बनाएं कि ना बनाएं? ये तो नॉर्मल डिसीजन मेकिंग है। स्ट्रेटेजिकली अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं लॉस उसको बेचने से लॉस है, लेकिन उसकी वजह से कोई और बिक रहा है, इतना बिक रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है, तो ये भी तो कंसिडर करना पड़ेगा कि उसको मैं कंटिन्यू बनाऊं कि डिसकंटिन्यू कर दूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि 2 पेंसिल बनाता हूं, ब्लैक factors should also be considered so that the decisions are taken. The analysis should be done on the basis of following technique: formula based technique, statement और EJ master chart। अब कुछ नहीं है आपको देखना, अभी आपको कैसे EJ master chart ही करेंगे। 2 चार्ट, मास्टर चार्ट 1, मास्टर चार्ट 2। फार्मूला तो लिखाऊंगा मैं, स्टेटमेंट भी बनाऊंगा, कहीं कहीं ऐसा नहीं है, कहीं कहीं तो स्टेटमेंट भी यूज होता है, कहीं कहीं फार्मूला भी यूज होता है, लेकिन 90% चार्ट। हाँ इज इक्वेशन सेक्शन 55, 52, 133 मास्टर चार्ट। टैक्स में भी है, टैक्स भी है। मास्टर चार्ट 1, मास्टर चार्ट 2, 2 में खत्म, दुनिया खत्म। मार्जिनल की आपकी शुरू, ये ध्यान रखना। कौन सा? बस 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 खत्म खत्म खत्म। क्या यही जीवन है? नहीं, अब तो जीवन शुरू हुआ। यहाँ पर जो सुन, चलो आजो आजो आजो, सुनो 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 सुनो, देखो देखो EJ मास्टर चार्ट 1 है, यहाँ पे आजो। चलो ये हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। चलो आओ यहाँ पे, इस एग्जाम चल रहा है, यहाँ पे आजो। फॉर्मूला सबसे पहले आजो, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, हाँ स्टार्ट करो। फैक्टर्स, पहला कंट्रीब्यूशन। अरे कुछ नहीं है, बस लिख लो। ये तो मेरा क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिखाना, नहीं तो मेरा बस चले तो लिखाऊं ही ना कभी मैं। और पता है चार्ट से ही खत्म पूरी दुनिया। पता ना, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट वॉल्यूम, इसको प्रॉफिट वॉल्यूम ही बोलते हैं। हाँ प्रॉफिट वॉल्यूम। प्रॉफिट वॉल्यूम का मतलब देयर इज नो पीरियड कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन प्रोडक्शन, profit on productions. Contribution is an important concept in marginal costing. The term contribution is given as follows. Contribution is equal to क्या? सबको पता है, total sales minus variable cost. टोटल कॉस्ट माइनस क्या? वेरिएबल कॉस्ट। स्पेस दे देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, स्पेस दे दो। नेक्स्ट, पीवी रेशियो, पॉइंट नंबर बी। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। अभी देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया है वो सेल्स का कितना परसेंट है, जो कंट्रीब्यूशन आया है वो सेल्स का कितना परसेंट है। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या?
सेल्स इनटू 100, तो लिख लो पीवी रेशियो इज इक्वल टू, इसमें भी स्पेस चुनना है 8 लाइन का। हाँ आपके लिए तो सही है 4 लाइन, ना लाइक राइटिंग ही ऐसी है। हाँ अच्छा 8 दिया है, नहीं इंस्टीट्यूट ऐसे स्टूडेंटों को ढूंढता है कि मेरा बी सी डी कॉपी बच्चे की